अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज बायोलॉजी का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है गुर्दे का फेल यानी फंक्शंस ऑफ किडनी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि किडनी का बुनियादी काम क्या है। किडनी का बुनियादी काम पेशाब बनाना है यानी यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन बनाने का अमल गुर्दा 3 मराहल में मुकम्मल करता है। तो चलते हैं, पहले तो वो 3 मराहल जानते हैं और इसको मैं इस नेफ्रॉन जो कि गुर्दे की बुनियादी इकाई है उसकी मदद से आपको तीनों स्टेप मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो ये 3 मराहल हैं जिनमें से गुजरकर गुर्दा पेशाब बनाता है। तो ये आपके सामने एक जनरल डायग्राम मैंने नेफ्रॉन की ड्रॉ की है, इसकी मदद से इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है प्रेशर फिल्ट्रेशन है कि जब आर्टरी के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी को सप्लाई किया जाता है, जिस आर्टरी के ज़रिए सप्लाई किया जाता है उसे रीनल आर्टरी कहते हैं, और वापस इसके अंदर से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट को जाता है तो उस नाले को हम रीनल वेन का नाम देते हैं। तो जब रीनल आर्टरी किडनी में दाखिल होती है तो ये रीनल आर्टरी तकसीम होकर आर्टरियोल्स बना देती है। आर्टरियोल मजीद तकसीम होकर छोटी छोटी नालियां बनाती जिनको ग्लूमेरुलस का नाम दिया जाता है। तो ये आपको ग्लूमेरुलस नजर आ रही है, कैपिलरीज का एक नेटवर्क। अब ग्लूमेरुलस के अंदर जो मवाद आता है वो बड़े प्रेशर के तहत आता है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उस ब्लड का। तो उसमें पानी, नमकियात, ग्लूकोज और यूरिया जो है वो ग्लूमेरुलस की जो कैपिलरीज है उससे निकलकर बाहर आ जाता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला मवाद, और बोमेन कैप्सूल में चला जाता है। ये आपको ग्लूमेरुलस के बाहर ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। तो ग्लूमेरुलस से निकलकर मवाद बोमेन कैप्सूल में चला जाता है, उस वक्त हम उसे ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। तो ये इसमें जो अब आ चुका है मवाद इसको हम ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेप की जानब चलते हैं हम, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये जो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट है ये पहले बल खाती हुई नाली में आता है जिसको हम कहते हैं पहली बलदार नाली या प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से ये आता है एक नीचे की तरफ, यहाँ पे दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। ये अमल लूप ऑफ हेनले में मुकम्मल होता है। अब लूप ऑफ हेनले के 2 आपको पार्ट नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, और ये एक ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। ये जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग लिम्ब, इसके अंदर मोस्टली ज़्यादातर पानी वगैरह अब्जॉर्ब होता है, और ये ऊपर को जो चढ़ता हुआ हिस्सा है जिसे हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहते हैं, इसमें नमकियात और जो आइंस वगैरह होते हैं वो एक्टिवली अपटेक यहाँ पे होते हैं इस पार्ट में। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस मुकम्मल होता है पानी और साल्ट की। अगर किडनी को पानी की ज़रूरत है तो वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब करेगा, और अगर नमकियात वगैरह की कमी है उसको फिर यहाँ से किडनी क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कि जिस चीज़ की ज़रूरत है साल्ट की, आइंस की या वाटर की, उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ग्लूमेरुलर जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आता है उसका तकरीबन 99% हिस्सा इस जो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। अब अब्जॉर्ब क्या क्या चीज़ें होंगी, किस अमल से होंगी। अब्जॉर्प्शन में जो चीज़ें हैं वो नंबर 1 तो ये जो मवाद जज़ब होगा वो यहाँ पे डिफ्यूजन के ज़रिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब जो पहला हिस्सा है जिसमें भी हमने बात की है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें पानी और ग्लूकोज उसी हिस्से में जज़ब हो जाते हैं। इस हिस्से में ग्लूकोज है या पानी वगैरह है तो वो यहाँ पे जज़ब हो जाता है, और नमकियात जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। आपने 2 तरह की ट्रांसपोर्ट पढ़ी है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल्स मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इनकी कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ एनर्जी के इस्तेमाल से। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं विदाउट एनर्जी के बगैर। तो यहाँ पे
जो सोडियम आयन है वो एक्टिवली अपटेक करते हैं, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया गया। और पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए, ऑस्मोसिस आपने पढ़ा है कि वो अमल है जिसके ज़रिए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूव करते हैं। तो यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म भी होता है, यानी कि दोनों लूप में वाटर और उसमें जो साल्ट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, वहाँ पे आइंस का और वाटर का एक्सचेंज होता है, जिसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहते हैं। और सम टाइम जब हमारी बॉडी में जो नमकियात की या पानी की कमी हो जाती है, जो हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर थर्स्ट सेंटर मौजूद होता है जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, तो वो भी एंटी डायरेटिक हार्मोन भेजकर यहाँ पे सोडियम आयन की अपटेक करवा लेता है, या साल्ट वगैरह की अगर नीड होती है तो वो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन वो भी करवाता है। इस अमल को हम ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं, यानी कि बॉडी के मुताबिक किडनी के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन का बैलेंस जितनी बॉडी में उतनी ही किडनी के अंदर मेंटेन की जाती है, इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से जो रीअब्जॉर्ब होने के बाद इस ये जो रीनल ट्यूब्यूल से मटेरियल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप है ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो यहाँ पे जो ब्लड में आइंस है, क्रिएटिनाइन है और यूरिया वगैरह है, वो रीनल ट्यूब्यूल से फिल्ट्रेट की शक्ल में कलेक्टिंग डक्ट की तरफ भेजा जाता है। और यहाँ पे इनके अंदर जो इस फिल्ट्रेट के अंदर जो आयन है, क्रिएटिनाइन है, यूरिया वगैरह है, उनको वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट की तरफ भेजा जाता है ताकि ज़्यादा देर वो ब्लड में मौजूद ना रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर ब्लड में रहेगा तो ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है वो डिस्टर्ब होगी। अब नॉर्मल पीएच ब्लड 7.35 से 7.45 तक रखता है, ये नॉर्मल ब्लड की पीएच है। अगर ये जो आइंस है, क्रिएटिनाइन, यूरिया है, अगर ये ब्लड में मौजूद रहेगा तो ब्लड की पीएच अप या डाउन होगी, जिससे बॉडी के अंदर जो एक सिस्टम है काम करने का किडनी का वो रुक जाएगा। इसलिए इनका किडनी से खारिज होना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये इसी नाली के ज़रिए जो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल है उससे होकर फिल्ट्रेट की शक्ल में ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं ये आ जाते हैं नीचे। उस वक्त इन्हें हम, इस फिल्ट्रेट को हम नाम देंगे पेशाब यानी यूरिन का। ये आ जाते हैं इस बड़ी नाली में जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट से आगे ये रीनल पेल्विस में चले जाते हैं, वहाँ से ये यूरिटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं, यानी मसाने में चले जाते हैं, और मसाने से आगे ये बॉडी से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो तीसरा ट्यूबुलर सेक्रीशन के ट्यूब्यूल में जो सेक्रीशंस पैदा हुई हैं उसका बॉडी से इखराज हम पढ़ते हैं। तो ये वो 3 स्टेप हैं जो गुर्दा परफॉर्म करता है, जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे या कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे ये लेक्चर हमें रिसीव हो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन, उसे दबाएं, साथ बेल आइकन का बटन है, ताकि डेली बेस पे जैसे ही लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।